सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारधारा को ही आज़ाद समाज पार्टी अपनी विचारधारा मानती है। भीम आर्मी जो है जानबूझकर ऐसे सीटों से चुनाव लड़ती है या फिर ऐसे जगहों पर चुनाव लड़ती है जहां से वो न्यूज़ में बन सके कि आगे 4 दोस्त हो, पीछे 4 दोस्त हो, एक कोई सॉन्ग बजा दो और रील बना लो और थोड़ा कहते हैं यूपी बिहार की लैंग्वेज में कि भौकाल टाइप। स्वागत है आपका आज़ाद सोच पर और मैं हूँ आपके साथ नैयर आज़म। अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, ब्यूरोक्रेट्स, एडवोकेट कुछ भी बनना होता है तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये होती है या फिर जो स्टूडेंट बनना चाहते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि हम किसी ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लें जहाँ से हम ये इसकी चीज़ का एंट्रेंस आसानी से क्वालिफाई कर लें और हम अच्छे एडवोकेट, अच्छे डॉक्टर और जिस किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं वहाँ अच्छा मुकाम करें। ठीक यही बात राजनीति में भी लागू होती है। अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एंट्री करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी और सबसे जो कठिन चीज़ होती है वो होती है कि आप किसी ऐसे स्टूडेंट यूनियन का चुनाव करना जिसके चुनाव करने के बाद आप उसमें अपना करियर भी बना पाएँ और समाज सेवा, देश सेवा और इंसानियत के नाते काम भी कर सकें। और इस सिलसिले में आज़ाद सोच मुसलसल अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बात करती आ रही है और करती है। और इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जुबैर चौधरी से, जिनसे हम जानेंगे कि भीम आर्मी क्या है और ये स्टूडेंट फेडरेशन किस तरह से काम करती हैं। तो आइए बात करते हैं जुबैर भाई से। जुबैर भाई, सबसे पहले आपका आज़ाद सोच पर स्वागत है। शुक्रिया आप सभी का। भाई, हम आगे बात करें, चूँकि आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के, तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है भीम आर्मी के बारे में, तो थोड़ा आप बताइए डिटेल में। देखिए, मेरा मानना ये है कि अभी जब से एक संगठन था, पहले भीम आर्मी बनी, उसके बाद में पार्टी बनी, तो उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चलता रहा देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में कि कोई पार्टी या कोई संगठन या कोई इंसान है ऐसा कि जो शोषित वंचितों की आवाज़ को बुलंद कर रहा है, या SC ST OBC माइनॉरिटी जितने भी लोग आते हैं कि देश के अंदर अगर कहीं भी कुछ भी जुल्म जाति अत्याचार किया जा रहा है तो कोई संगठन, कोई पार्टी, कोई एक नेता है ऐसा जो पूरे देश में जाकर लोगों को, भाई बहनों को इंसाफ दिलाने का काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ही एक तरीके से जब किसी चीज़ की शुरुआत या उसका स्थापना होती है तो धीरे धीरे लोग उस टाइम पर से कम जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक तरीके से जब वो अपने कामों से देश के अंदर या किसी भी क्षेत्र के अंदर, स्टेट हो, कोई ज़िला हो, कोई तहसील हो, वो अपने काम से जाना जाता है। आज के टाइम में आज़ाद समाज पार्टी एक पूरे देश के लिए एक मसीहा बनकर काम कर रही है। उसके लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस पर हम आएंगे आगे। जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके बारे में ख़ास तौर से कि आप 2019 में देख रहे थे, मैं रिसर्च कर रहा था, तो आप CA NRC के दौरान प्रोटेस्ट में थे और आपके साथ में कई सारे आपके दोस्त एक्टिविज़म कर रहे थे। तो आप की तालीम भी मतलब ग्रेजुएशन जामिया से की, मास्टर्स जामिया से की और आप अभी भी जारी है और भी आज़ाद समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बताइए, आपका एक लंबा रिकॉर्ड रहा है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आप एक्टिव रहे, एक्टिविज़म कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मतलब ये समझते हैं कि आगे 4 दोस्त हो, पीछे 4 दोस्त हो, एक कोई सॉन्ग बजा दो और रील बना लो और थोड़ा कहते हैं यूपी बिहार की लैंग्वेज में कि भौकाल टाइट हो। तो क्या इसमें कोई सच्चाई लगती है आपको, और क्या आप भी यही करते हैं? देखिए, छात्र राजनीति का कोई भी अपनी माँ के पेट से नहीं आता कि मुझे नेता बनना है। एक चीज़ें होती हैं। जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे लगा कि यहाँ छात्रों के साथ में बड़ा ही भेदभाव किया जाता है, क्योंकि एक होता है ना कि भाई ये जो सरकार द्वारा हमें एक सुविधा दी गई है, वो किसी भी रूप में, कैंटीन के रूप में हो, लाइब्रेरी के रूप में हो, या फिर क्लास के अंदर जो प्रोफेसर हमें पढ़ाते हैं उनके रूप में हो, वो सब हमें सरकार द्वारा दी जाती है। अगर उनमें कोई चीज़ों में कोई हमें जैसे हम पढ़ते हैं लाइब्रेरी में जाकर, तो हमें पता चलता है कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं। अगर उन अधिकारों को पूरा नहीं किया जाता या उन अधिकारों को पूरा होने से रोका जाता है किसी के भी माध्यम से, वो प्रोफेसर हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई प्रशासन हो, तो उसमें अगर आप लोग जाके कोई भी बोलता है उसके लिए कि ये हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए, छात्रों को मिलना चाहिए, तो उसे मैं कहूँगा कि वो राजनीति नहीं होती। वो एक तरीके से देखा जाए तो इंसान का एक सामाजिकता होती है, क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं, देखिए आपने देखा होगा 25,000 छात्र हर पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन सबका एक अलग अलग वो होता है। लेकिन कुछ लोग उनमें से निकल के ऐसे आते हैं जो क्या नाम की एक दबी हुई जो एक सोच होती है, वो एडमिन की हो या छात्रों के प्रति, हाँ कुछ भी हो, आपने देखा होगा, उसको एक तरीके से सही दिशा में लाने का काम करते हैं। और दूसरा, मैंने जैसे देखा है कि मेरा अब से 2015-16 से मैं एक्टिव हूँ एक्टिज्म में, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि मुझे लगा हो कि क्या नाम की, जैसा आपने बोला कि 4 लोग आगे 4 लोग पीछे, ऐसा वो दूसरे मानसिकता के लोग होंगे। हमारा काम क्या है, हम अब से पहले अलग संगठन में भी, लेकिन हमने जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी की विचारधारा को जाना, उनके मिशन को पढ़ा, तो उनके मिशन में हर किसी को एक
हर किसी के लिए, देश में जितने भी समाज हैं, समाज के लोग अलग अलग जाति धर्म के, उन सब के लिए सम्मान है और उनके लिए काम भी करते हैं वो। तो जिस तरीके से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी आज देश में काम कर रही है अलग अलग स्टेट के अंदर जाकर, तो ठीक उसी तरीके से हमने देखा जिस तरीके से देश के अंदर सारी चीज़ें SC ST OBC के ऊपर या माइनॉरिटी के ऊपर ये चीज़ें जुल्म जाती हो रही है, तो वही कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये चीज़ें अत्याचार किया जा रहा है। तो ठीक उसी तरह भीम आर्मी छात्र संघ, वो उसी की पार्टी की शाखा है, हर एक अलग अलग कॉलेजों में यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर उनको इंसाफ दिलाने का काम करती है। और इसका पहला उद्देश्य यही है कि सबसे पहले जो हमें मूलभूत, जो हमें सरकार द्वारा क्या, सरकार भी हम ही लोग चुनते हैं, और जो सरकार जो फंड यूनिवर्सिटियों को देती है तो वो भी हमारा ही फंड होता है। क्योंकि जो हम लोग, अगर हम एक रिचार्ज कराते हैं और रिचार्ज कराने के बाद में, अब तो खैर ऑनलाइन सिस्टम हो गया, लेकिन पहले एक वाउचर आते थे, आपने देखा 50 रुपये का आप रिचार्ज कराते थे तो उसमें 40-42 रुपये कुछ ऐसे मिलते थे, तो वो 8 रुपये कंपनी को और सरकार को जाते थे। तो वही सरकार का जो पैसा टैक्स होता था वो जाता था, वो उस टैक्स के द्वारा ही इनकी सबकी सैलरी या फंड रिलीज होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो देश की जनता का पैसा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं वो पैसा हमारे ही लोगों का है और वो पैसा सही दिशा में नहीं जाता, तो छात्रों का ये अधिकारी बनता है कि वो सही दिशा में ले जाने का काम करे और जो छात्र हैं अपने, उनको उनके लिए आवाज़ को उठाना चाहिए। छात्र के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, बिल्कुल सब कुछ सही बात है। लेकिन एक सवाल जो आपसे बनता ज़रूरी है वो ये है कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आप निकले हुए हैं, अभी भी एक्टिव हैं, आप काम कर रहे हैं चीज़ों पे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट नए नए पॉलिटिक्स में आते हैं और यूनियन में काम कर रहे होते हैं तो दो यूनियन के बीच में क्लैश यानी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। आप भी उस दौर से गुजरे होंगे, आपके साथ नहीं होगा लेकिन आपके आसपास में देखे होंगे। तो एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर या फिर एक छात्र नेता के तौर पर आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे जो स्टूडेंट इस तरह की हरकतें करते हैं या फिर जिनके साथ ऐसा होता है? देखिए, ये कैंपस यूनिवर्सिटी के अंदर जो चीज़ें चलती रहती है, वो एक्टिज्म में हो या चुनाव में हो या एक डेली एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो, छात्र जीवन में, ये हम एक दूसरे से सीखते हैं। क्योंकि देखो, अगर पक्ष होगा विपक्ष होगा, है ना, तो कहीं ना कहीं सभी भाई हम मिलजुल के, सभी के देखो संगठन होते हैं, सभी अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। कुछ लोग अपने क्षेत्र को लेकर ही एक संगठन बना देते हैं, कुछ लोग क्या ना कि मिक्सर होके पूरे देश से लोग आते हैं, संगठन बना के काम करना चाहते हैं। तो सबका एक अलग अलग ही एक अपनी अपनी रूपरेखा तैयार करते हैं और वो उसी लेवल पे छात्रों के प्रति काम करते हैं। लेकिन मेरा उनसे यही कहना है कि अच्छी बात है, अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग, देखिए हमारे देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर हर एक, दिल्ली के अंदर जितने भी कॉलेज है सभी के, JNU हो, जामिया या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, सब जगह मिल जाएंगे। तो हमारा एक उद्देश्य ये रहना चाहिए कि जो लोग अलग अलग स्टेट से आते हैं उनसे हम उनके साथ में मिलकर एक कल्चर सीखें, ताकि वो हमारा कल्चर सीखे, हम उनका कल्चर सीखें। अगर हम लोग अपने घर से आने के बाद भी और यहाँ पर भी अपने जो सगे संबंधी रहते हैं उन्हीं के साथ में रह के मतलब पढ़ाई करते हैं या अपना कुछ काम भी करते हैं, तो फिर घर में से आके यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमें जितने भी हमारे स्टेट हैं यहाँ पर तकरीबन सभी लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं, सभी लोग पूरे भारत से, पूरे दुनिया देश से, अलग देश से भी लोग आते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि सब भाई एक दूसरे के साथ मिलकर अलग अलग एक दूसरे को जानने का मौका मिलना चाहिए और आगे चलकर सभी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। हिंसा की कोई जगह नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो उन्हें ये है कि अपना, कुछ लोग जो आते हैं तो उनके अंदर वो मेजोरिटी या उनका जो एक सोचने का नज़रिया होता है ना, वो थोड़ा सा लड़कपन टाइप का होता है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो इन चीज़ों को सीखते हैं, बाद में उनको एहसास होता है इस चीज़ का। तो वो जो उनकी गलतियाँ होती है उसमें, चाहे मैं रहा हूँ चाहे और भी कोई रहे हों, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को वो उनसे सीखने का मौका मिलता है। और जब भी यूनिवर्सिटी से कोई पास आउट होकर जाता है तो और उसके बाद कहीं बाहर मिलते हैं तो एक मोहब्बत की तरह मिलते हैं और एक मोहब्बत देखने को मिलती भी है उनके अंदर। एक सवाल आपसे पूछना इसलिए वाजिब है क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इस एतबार से नेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ सवाल है। सवाल यह है कि भी मतलब मैं जब कुछ लोगों को बताया कि मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं आपके बारे में, तो कह रहे थे कि एक सवाल उनसे पूछेगा, वो सवाल ये है कि भीम आर्मी जो है जानबूझकर ऐसे सीटों से चुनाव लड़ती है या फिर ऐसे जगहों पर चुनाव लड़ती है जहां से वो न्यूज़ में बन सके। इसका एग्जांपल वो दे रहे थे कि कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहां से उनके अध्यक्ष जाकर के चंद्रशेखर आज़ाद रावण चुनाव लड़ते हैं ताकि खबरों में आ सके। अभी राजस्थान विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं तो 200 सीटों पर जाकर के चुनाव लड़ रही है ताकि खबरों में बने रह सके। तो ऐसे जो लोगों में पर्सपेक्टिव बना हुआ है, इसको लेकर के आप क्या कहना है? देखिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए आप ये चीज़ें सोच रहे हैं। मेरा मानना ये है कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो वहाँ पर इसलिए नहीं गया गया कि वहाँ पर किसी के सामने लड़कर और कोई मीडिया में खबरें या सुर्खियाँ में आने का कोई उद्देश्य था। वहाँ पर देखा कि वहाँ पर बहुत ही, मैं खुद वहाँ चुनाव में रहा,
वहाँ पर इतनी बेरोज़गारी, इतनी गरीबी आज भी, आप जाइए वहाँ जाके देखिए तो पूरे देश के अंदर की तो मैं बात नहीं करूँ, पूरे स्टेट यूपी की मैं अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर मैंने गरीबी देखी है। वहाँ पर आज भी, मतलब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा क्षेत्र के बारे में बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गरीबी वहाँ है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए। जब वहाँ पर चुनाव लड़ने का हुआ था तो वहाँ पर जो समाज के लोग हैं तो वहाँ पर देखने को मिला कि आज भी वहाँ पर जैसे लखनऊ से बाहर निकलते आप देखिए कि लखनऊ से अगर आप इस साइड को चलेंगे तो एक अच्छा वो मिलेगा, दिल्ली की साइड को चलेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, और अगर आप उधर को चलेंगे पूर्वांचल साइड में, हाँ, तो वहाँ पर आज भी मैंने देखा है कि वहाँ पानी की, बिजली की बहुत कमी है। तो कहीं ना कहीं उस कमी को मिटाने के लिए वहाँ से चुनाव लड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और वहाँ के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं गरीबी से और शिक्षा से अवगत कराने के लिए वहाँ पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया था, ना कि किसी को सुर्खियों में, मीडिया में आने का के उद्देश्य से वहाँ पर चुनाव लड़ा गया था। ये आप उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं, राजस्थान को लेकर? राजस्थान में ये है कि देखिए, राजस्थान की जनता में पिछले कई सालों से वहाँ पर काम कर रहे हैं संगठन, और वहाँ पर आपने देखा होगा किस तरीके से वहाँ की जनता ने, मैं खुद वहाँ चुनाव में था, वहाँ की जनता ने किस तरीके से जो वहाँ पर गठबंधन हुआ है उससे प्रभावित हो गए, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन कांग्रेस और बीजेपी 2 ऑप्शन रहते हैं वहाँ पर, और हर बार जनता ने इस बार उन दोनों को नकारा है। कहीं ना कहीं आपको 3 तारीख को देखने को मिलेगा। और आज़ाद समाज पार्टी और RLP सरकार बनाने जा रही है, इन दोनों ने मिलकर जिस तरीके से वहाँ पर आप देखना कि वहाँ का जनता का जो प्यार मिला है, आप देखना 3 तारीख को कि वो एक देखने का नज़रिया आपको देखना कि किस तरीके से वहाँ पर वहाँ के लोगों ने उनको प्यार दिया है। क्योंकि वो प्यार इसलिए नहीं मिला कि उन्होंने वहाँ पर क्यों चुनाव में जाके गठबंधन से चुनाव लड़ा है, वो इसलिए कि पिछले कई सालों में उन लोगों ने वहाँ पर वहाँ की जनता के लिए, वहाँ के हर एक वर्ग के लिए काम किया है, उन्हें इंसाफ दिलाने का काम किया है। और कहीं ना कहीं उस काम से वो प्रभावित होकर ही आज़ाद समाज पार्टी और जो RLP है उनको उस गठबंधन को वोट देकर उनको विजय बनाने का काम कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में 3 तारीख को जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसमें RLP और आज़ाद समाज पार्टी मिल करके सरकार बनाने जा रही है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जनता का जो प्यार मिला है, यानी कि वो प्यार ऐसे नहीं मिलता, वो प्यार जो जनता वहाँ पर वोट के रूप में दे रही है वो इसलिए दे रही है कि वहाँ पर पिछले कई सालों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश अनुसार वहाँ पर काम किया गया है और वहाँ पर उन लोगों को इंसाफ दिलाने का काम किया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर जहाँ प्रत्याशी लड़ रहे हैं गठबंधन के, कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी और RLP का जो गठबंधन हुआ है उसको समर्थन दिया है और कहीं ना कहीं उन लोगों को उन्होंने मजबूती देने का काम किया है। चलिए, ये तो हो गई बात। जिस तरह खाने में नमक की ज़रूरत होती है, मतलब मैंडेटरी है कि बिना नमक के खाना नहीं खा सकते हम लोग, वैसे ही राजनीति में विचारधारा की ज़रूरत होती है। बगैर विचारधारा के आप राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते, और हमारे देश में खासतौर से हिंदुस्तान में ऐसा है। तो आज़ाद समाज पार्टी के नाम में ही लगता है भीम स्टूडेंट फेडरेशन जो नाम है आपका, तो मतलब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा को आप फॉलो करने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, जिसमें कोई गलत नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा को ही आज़ाद समाज पार्टी अपनी विचारधारा मानती है, या फिर देश में और भी बड़े बड़े विद्वान और नेता रहे हैं, महान व्यक्ति रहे हैं, उनको भी अपने आइडियल मानते हैं? देखिए, विचारधारा किन किन विचारधाराओं पर देखिए आधारित है? मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी का एक बैनर देखिए, जो एक पार्टी का बैनर होता है, उसके ऊपर सभी महापुरुषों के अलग अलग जाति समुदाय के लोग हैं पूरे देश के अंदर, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई हो। वो मुस्लिम समाज से हो, वो वाल्मीकि समाज से हो, वो गुर्जर समाज से हो, वो जाट समाज से हो, वो किसी भी समाज से हो, आप उसको देखना और उसको देखने के बाद में आपको अंदाज़ा लग जाएगा। क्योंकि ये ठीक है, विचारधारा जरूर उनकी है, लेकिन इस विचारधारा में सभी का हिस्सेदारी है। इंटरव्यू के आखिर में आ चुके हैं, चूँकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो हम सबको बोलने का अधिकार है, और मैं आखिर में कोई सवाल नहीं करूँगा, बल्कि आपको खुले मंच दे रहा हूँ बोलने के लिए। और आपको बोलना यह है कि जो स्टूडेंट अभी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं या जो भी हैं, और आप उसमें एक सीनियर हुए उनके, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे रहना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए? कैमरे की तरफ देख करके आपको देखिए, जो भी छात्र नेता नहीं कहूँगा, नेता तो एक बहुत बुरा शब्द लगता है छात्रों के लिए। हम तो एक्टिविस्ट हैं, क्रांतिकारी लोग होते हैं हम लोग, और हम लोग उन ताकतों के खिलाफ लड़ते हैं जो कहीं ना कहीं छात्रों का अधिकार मारने का कोशिश करती है या प्रयास करती है, वो सरकार हो मौजूदा या फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन हो। मैं उन छात्रों से कहना चाहूँगा जो लोग एक्टिविज़म करना चाहते हैं या जो एक्टिविज़म कर रहे हैं, उन्हें अपने संवैधानिक तरीके से रहकर, संविधानिक एतबार से जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं उसके दायरे में रहकर वो एक्टिविज़म करें, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और अलग अलग संगठन रहते हैं, बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी पार्टियों के संगठन हैं, सभी के लिए है ये, तो सभी लोग अपने अपने संगठन को देखिए
के लिए काम करते हैं, सभी का उद्देश्य रहता है। और हमारे संगठन का ये भी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा, आपने देखा होगा प्रोफेसर रतनलाल जी के लिए किस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। हमारे संगठन था, हम सब लोग थे वहाँ पर, हमने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया, संवैधानिक तरीके से उनको इंसाफ दिलाने का काम किया। और भी वहाँ पर हमारी डॉक्टर रितु जी वहाँ पर बैठी, हमारी पूरी टीम वहाँ पर दिल्ली की रहती है, सब लोग वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। कई बार मार्च भी निकला है, अभी बड़े पैमाने पे वहाँ पर मार्च की तैयारी चल रही है। तो जेएनयू में हमारा संगठन धीरे धीरे बन रहा है। दिल्ली के अंदर जामिया में हमारा छात्र संगठन है बीएसएफ का। तो उसके बाद में ये तो दिल्ली की बात होगी, और बाकी मैं बाहर की बात करूँ तो हमारे अलग अलग स्टेट के अंदर प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वहाँ के यूनिवर्सिटी में अलग अलग जो कि अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, सब लोग धीरे धीरे आज़ाद समाज पार्टी की जो ये शाखा है भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन, ये तमाम देश के अंदर और आने वाले मैं 1 साल के अंदर, इन 6 महीने के अंदर आपसे बता देना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का परचम जारी रहेगा। वो इसलिए क्योंकि आज अगर देखा जाए तो प्रशासन या सरकार की आंखों में आंखें डालकर जो बात करता है वो संगठन आज़ाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी है। और उन्हीं से सीखते हुए हमारा जो ये छात्र संगठन है बीएसएफ, ये उसी तर्ज पर चलकर छात्रों को इंसाफ दिलाने का काम करता है। और आगे भी हम सभी छात्रों से, जो हमारा संगठन है और अदर जो संगठन के लोग हैं, सभी से कहते हैं प्यार मोहब्बत से अपना एक्टिज्म कीजिए, और करने के बाद में अपने संगठन को बढ़ाइए, अपने लोगों को बढ़ाइए। या जो यूनिवर्सिटी के अंदर भेदभाव किया जाता है किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी जाति के नाम पर, वो सही नहीं है। हमारा जो जामिया का संगठन है, अभी जीरोक्स पॉइंट यहाँ पर बंद है, काफ़ी समय से बंद है, उसके लिए उन्होंने काम किया है। उन्होंने एप्लीकेशन दी, हो सके जल्द से जल्द वहाँ पर जीरोक्स पॉइंट खोलने का प्रशासन काम करेगा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा अगर वो जल्दी खोलते, क्योंकि छात्रों को आसानी होगी। और दूसरा, अभी एग्जामिनेशन में अलग काउंटर के लिए हमारे संगठन ने वहाँ पर जाके काउंटर खुलवाया। तो कहीं ना कहीं छात्र हितों के लिए हर एक कॉलेज का, वो दिल्ली के अंदर जितने भी कॉलेज, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से काम से प्रभावित होकर संगठन बढ़ रहा है, और ये आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। जय भीम, जय भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर भाई, आप बात की मुझसे, तो ये थे मेरे साथ भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जुबैर चौधरी, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपने स्टूडेंट एक्टिविज़म के दौर के बारे में बता रहे थे अपने एक्सपीरियंस को। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जब आप स्टूडेंट एक्टिविज़म में उतरेंगे और उस वक्त आप अगर ये वीडियो देख रहे होंगे, ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।